और यहाँ हम देखते हैं जिन्वू हॉस्पिटल में बैठे एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। शायद मैं इसकी मदद से अपनी मॉम की इस डिसीज को ठीक कर सकता हूँ। एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है और मेरे पास उनमें से एक भी नहीं है, बट मुझे पता है कि वो मुझे कहाँ मिलेंगी। पर अगर मैं बिना स्ट्रांग हुए उस कैसल के अंदर गया तो वो एक सुसाइड होगी, तो मुझे अपना लेवल अप करना ही होगा। और यहाँ जिन्वू यो से एक कैफे में मिलता है और उसके ऑफर को मान जाता है और यो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब जिन्वू कहता है, मैं तुम्हारी उन 19वीं रैंक मिशंस को कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। हाँ जरूर बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? उन डंजों में सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब उन सीरक डंजों को सिर्फ हम दोनों हराए, यहाँ तक कि उसके बॉस को भी। पर तुम्हें पता है ना, रैंक डंजों के अंदर एंटर करने के लिए हमारी टीम में कम से कम 8 मेंबर्स होने चाहिए। तो फिर हम उन लोगों को हायर कर लेंगे जैसे कि हवा डुसुक करता था। क्या ये रिस्की नहीं है? इसे इस तरह सोचो, अगर सिर्फ हम दोनों उन 19 रेड्स के अंदर जाएंगे तो हम उन्हें बिना किसी अनहोनी के क्लियर कर सकते हैं। और एक ऐसी टीम जो कि 19 मिशंस में बिना इंजरी के सारे मिशंस को क्लियर कर सकती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी है तुम्हारे डेट को इम्प्रेस करने के लिए? मैं समझ गया, तो चलो करते हैं बॉस। में बाकी मेंबर्स और गेट्स का इंतजाम कर लूंगा। और यहाँ हम चाह को रनिंग करते हुए देखते हैं और तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसे चुपके से देख रहा है और तब वो उसे सामने आने के लिए कहती है। तब वो पर्सन चाह की तारीफ करते हुए कहता है, मैं बस आपसे बात करने का एक सही मौका ढूंढ रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आपकी ट्रेनिंग में इंटरप्ट करने के लिए माफ कर देंगी। ये मेरा कार है। और यहाँ हम यो को अपने फादर के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं। तब यो के फादर कहते हैं, गेट्स को अपीयर हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये दुनिया तब से बहुत ज्यादा बदल चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया, यहाँ तक की पॉलिटिक्स भी। इन डंजों ने वो सारी चीजें चेंज कर दी है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबकी जिंदगी की फाउंडेशन अब उन डंजों के रिसोर्सेस पर डिपेंड करती है। और सिर्फ हंटर्स ही हैं जो कि उन वाइटल रिसोर्सेस को वहां से उन रिसोर्सेस को ला सकते हैं। और उन हंटर्स को जो मैनेज करता है उन्हें हम हंटर एसोसिएशन कहते हैं। हंटर एसोसिएशन, जब भी किसी इंसान के अंदर कोई अवेकनिंग होती है तो ये हंटर एसोसिएशन वाले उन्हें अलग अलग रैंक्स में डिवाइड कर देते हैं और उन्हें अपने सिस्टम में रजिस्टर करके उन्हें हैंडल करती है। और जो भी गेट्स ऑक्शन के लिए नहीं जाते उन्हें मैनेज करती है। और यहाँ तक कि अगर डंजो ब्रेक हो जाए तो उससे डील करने का काम भी इसका ही होता है। पर इस एसोसिएशन का काम स्टेट के काम से ज्यादा नहीं है। डंजो में से जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए जाते हैं वो मेजरली गिल्ड्स करते हैं, जो कि वो बिजनेसेस है जो कि इन हंटर्स को इस काम के लिए हायर करती है। और ये गिल्ड्स डंजो के रिसोर्सेस को कलेक्ट करके और भी ज्यादा अमीर होती जाती है। और इन सभी गिल्ड्स में से द हंटर्स गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट गिल्ड, ये 5 गिल्ड्स इस कंट्री की सबसे बड़ी गिल्ड्स हैं और डंजो रिलेटेड प्रॉफिट्स में इनकी मोनोपोली है। और मैं यहाँ पर चुपचाप बैठ के ये होता हुआ नहीं देख सकता, स्पेशली ये जानते हुए कि ये रिसोर्सेस हमारी जिंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, तो अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को भी हैंडल करें। और इसे पूरा करने के लिए हमें अपनी एक गिल्ड बनानी होगी। तब ये सोचता है, अगर ये सच भी है तो, पर फिर भी एस रैंक हंटर्स को मेरे भाई के बिजनेस पार्टनर की तरह रिक्रूट करने में काफी रिस्क है, जो कि सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और यहाँ जिन्वू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, पर वो नोटिस करता है कि इस बार सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं करता। तब जिन्वू सोचता है, मैं तो इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे फिर से उस डीम कैसल की तरह कुछ वैल्यूएबल्स में से मुझे कोई चीज मिल जाए। और तब जिन्वू देखता है उसे उस रैंडम बॉक्स में से बिंगो मिलता है, जिससे जिन्वू उदास हो जाता है। तब जिन्वू अपने स्टैट्स को देखता है, अब इन 3 पॉइंट से मेरा कुछ नहीं होने वाला इस तरह, तो मैं जल्दी से लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। पर मुझे सी रैंक जमे जाने के लिए यो का वेट करना होगा। पर रुको, शायद अगर मैं उस पेनल्टी जन वाले सेंटीपिडेज मेरा लेवल अप जल्दी हो जाए। पर रुको, मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे इससे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। और तब जिन जी वू को हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक डंजो के अंदर जाने की रिक्वेस्ट चाहिए होती है। तब जिन्वू सोचता है, ये मैसेज तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से आया है, पर इसका मतलब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। क्या मुझे मना कर देना चाहिए? पर मेरे ख्याल से ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है।
तब हम यहाँ देखते हैं सॉन का। स्टूडेंट सॉन से कहता है, मास्टर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस तुमसे पिटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तो बहुत शर्म वाली बात है कि मैंने ये सोचा कि मैं आपको हरा सकता हूँ। तुम्हें अभी भी चिंता होती है, अब तो मुझे अपने हाथ को खोए हुए कितने महीने हो चुके हैं। और तभी सॉन को भी डी रैंक डंजो में जाने की रिक्वेस्ट आती है। तब वो स्टूडेंट कहता है, मास्टर क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए? और तब सॉन को वो टेम्पल याद आ जाता है। तब वो कहता है, तुम्हारी बात में दम है, वैसे भी एक बूढ़ा आदमी जो कि अपने एक हाथ को खो चुका है, वो दूसरों की क्या ही मदद कर पाएगा? तब उसका स्टूडेंट कहता है, सर मेरा ये मतलब नहीं था। तब सॉन कहता है, मैंने चाहे अपना एक हाथ खो दिया है, पर मैं उस दिन बच गया था। मैंने अपनी जिंदगी के अच्छे दिन जी लिए हैं, पर अब मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी में सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तब हम यहाँ किम को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जिसे नेक्स्ट रेड में जाने की रिक्वेस्ट चाहिए होती है। तब वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। तब उसकी वाइफ कहती है, हनी क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस हंटर की जॉब को छोड़ देना चाहिए? और ये तो काफी डेंजरस भी है। क्या आपको लास्ट मिशन याद नहीं है? उस रेड के दौरान वो सारे लोग मारे गए थे और सिर्फ तुम ही बचे थे। सही खाना? तब किम हाँकता है और अपनी बच्ची को उठाकर कहता है, हमारी बेटी नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने लगेगी, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले मेरे जैसे लो रैंक हंटर को किसी डेंजरस मिशन पर नहीं भेजेंगे। वो दिन बस एक एक्सेप्शन था। तब उसकी वाइफ उसे ध्यान रखने का कहकर आई लव यू कहती है। और यहाँ हंटर एसोसिएशन में योह चॉय से कहता है, आखिरकार तुमने इन किन पागलों को इकट्ठा किया है? तब चॉय कहता है, आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे उस इंटरव्यू में फंसा दिया था। उससे मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। मैंने ये सुना है कि तुमने उनके ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन डाला है। तुम्हारे आंसर सच में अच्छे थे। तो योंग हो कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी इन बातों को सुनने नहीं आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए था। अगर हम चेयरमैन गो के ऑफर पर ध्यान दें तो वो एक ग्रेट हंटर थे जो कि अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। क्या ये सच में मैं कह रहा हूँ? चलो कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम कितने अजीब हो। तो चलो वो छोड़ो, आखिरकार ये किस बारे में है? तुमने मुझे यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं बुलाया होगा कि मैं यहाँ आऊं और तुम्हें ऐसे ही चबाकर फेंक दूं। मेरे पास कुछ है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। योजन कंस्ट्रक्शन अपनी एक गिल्ड को लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रही है। मुझे पता है वो वैसे भी काफी टाइम से सीक्रेट कुछ कर रहे थे और मैंने तो ये भी रूमर सुने हैं कि वह मेरी गिल्ड में से कुछ लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है तो शायद मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या हम प्लीज बकवास कम कर सकते हैं? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर ये किस बारे में है? तब हम यहाँ जूही को देखते हैं जो कि अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और उसकी मॉम उसे हंटर एसोसिएशन को छोड़कर घर वापस आने के लिए कहती है। तब जूही चिल्लाकर उन्हें चुप करा देती है और कहती है, मैं अपने डिसीजंस को खुद ले सकती हूँ, तो इसलिए मुझे छोड़ दो, और फोन को काट देती है। तब वो रोते हुए कहती है, क्या मैं सच में उनके रास्ते में आ रही हूँ? मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। और तब हम देखते हैं जूही को भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से डी रैंक अंजन में जाने की रिक्वेस्ट आती है। तब यहाँ चा चॉय के पास जा रही होती है और उसे रास्ते में योजन दिखाई देता है। तब चॉय कहता है, तो हंटर चा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तब मुझे योजन कंस्ट्रक्शंस की तरफ से एक पर्सन ने अप्रोच किया था। वो शायद एक न्यू गिल्ड लॉन्च करने जा रहे हैं और वो चाहते थे कि मैं उनकी गिल्ड की मास्टर बनूं। तब चॉय कहता है, अगर तुम मुझे ये बता रही हो तो इसका मतलब तुमने उन्हें मना कर दिया है। तब चाह कहती है, तब चॉय उसे ये बात बताने के लिए थैंक यू कहता है, मैंने रास्ते में प्रेसिडेंट योन हो को देखा था। आखिरकार आप दोनों क्या बात कर रहे थे? और तब हमें योन हो और चॉय की बात दिखाई जाती है। तब चॉय कहता है, तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो? जेजू आइलैंड, आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब से वो रेड फेल हुई है तब से उस आइलैंड को सील कर दिया गया है और बस दूर दूर से ही उस पर निगरानी रखी जाती है और हर साल लोगों को वहां की एक अपडेट दी जाती है। लोग उस आइलैंड और उसके डर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या तुम इसके लिए उन्हें ब्लेम कर रहे हो? चाहे गेट्स मेरे लिए जितने मर्जी कॉमन बन जाएं
और चाहे इंसान के अल्टीमेट वेपन के तौर पर मेरी जितनी भी तारीफ की जाती हो, और मैं फिर भी उस आइलैंड को नहीं भूल सकता, और ना ही जो वहां पर हुआ था। मैं फ्यूचर में उस आइलैंड को क्लियर करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी और बाकी लोगों की जरूरत है। हमें ताकत हमारे साथी और लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो तुमने इसी वजह से वो इंटरव्यू रखा था, ताकि तुम नए हंटर्स को ट्रेन कर सको। क्या कुछ ऐसा है जो तुमने उस आइलैंड पर छोड़ दिया था? तब योनहो को अपने साथी की मौत याद आती है, और वो उसे ही याद करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। तब यहाँ एक इंसान किसी को कहता है उन्हें मरना होगा। तब यहाँ हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि अपने नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहा होता है। तब उसकी बहन कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जो कि हर गेट में से इतना जख्मी होकर आता था, जिसे रिकवर होने में हफ्ते लग जाते थे। लगता है वो ट्रेनिंग काम कर रही है। तब जिन्वू कहता है, चाहे जो भी है, पर अब मैं ठीक ठाक कमाने लग गया हूं, ये अच्छी बात है ना। तब वो वहां से जाने लगता है। तब उसकी बहन कहती है, क्या तुम अपना सामान नहीं लेकर जाओगे? तब जिन्वू कहता है, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। तब यहाँ सॉन्ग जाते हुए सोचता है, मैंने अभी तक अपनी फिजिकल पावर को अकन नहीं किया है, जिसका मतलब मेरी स्वर्ड किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकती। जो भी मार्शल आर्ट्स मैंने इतने सालों में सीखे हैं, वो डंजों में यूजलेस है। मेरे जैसे स्वर्ड मैन को ऐसी शक्तियों का मिलना सच में किस्मत का खेल है। पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और तभी उसे जिन्वू दिखाई देता है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसी जगह पर मिलूंगा, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आखिरकार ये हैंडसम लड़का जा कहा रहा है, तुम कुछ ही महीनों में काफी बदल चुके हो। और क्या तुम्हारी एक टांग जा नहीं चुकी थी? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तब मेरी टांग वापस आ चुकी थी। अच्छा, फिर तो हाई रैंक हीलर्स ने तुम्हें ठीक कर दिया होगा। पर जो भी है, तुम्हें ऐसे बिल्कुल ठीक देखकर बहुत अच्छा लगा। पर मिस्टर सॉन्ग, आपकी बाजू इसको काफी टाइम हो चुका है, तो इतना सोचो मत। तुम्हें पता है, हंटर एसोसिएशन में से किसी ने मुझे बताया था कि तुम जिंदा हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लगा। पर आखिर का मिस्टर सॉन, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? मुझे हंटर एसोसिएशन की तरफ से अर्जेंट बुलाया गया है। क्या आपको भी बुलाया गया है? और तब वो लोग एक डंजो के पास पहुंचते हैं, और तब वो दोनों नोटिस करते हैं कि कार्टन टेम्पल के सारे सर्वाइवर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तब सॉन्ग सोचता है, उस दिन हमने अपने आप को बचाने के लिए जिन्वू को सैक्रिफाइस किया था। किम ने जो भी किया, मैं उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसे मेरा सामना करने में शर्म आएगी। पर जो भी है, उस दिन के 5 सर्वाइवर्स आज दोबारा से मिले हैं। तब यहाँ जूही जिन्वू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जिन्वू, क्या ये तुम हो? तुम तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन लग रहे हो। तुम तो काफी लंबे हो चुके हो, और तुम्हारा तो पैर भी ठीक हो गया है लगता है। जब से मैं तुम्हें मिलने आई थी तब से तुम ठीक हो। कि तुम मुझसे मिलने आई थी, तभी हम देखते हैं एक गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। तब उस वैन में से कुछ क्रिमिनल्स बाहर आते हैं और वो जूही को छेड़ने लगते हैं। तब वो क्रिमिनल कहता है, क्या तुम दोनों जोड़ा जोड़ी हो? तुम्हें तो हमारे साथ खेलना चाहिए। तब कैंग उन्हें चुप कराता है और कहता है, तुम लोग छुट्टियों पर नहीं आए हो। तब हंटर एसोसिएशन की एक लड़की कहती है, ये कुछ कैदी है जो कि आज के मिशन में आपका साथ देंगे। तब सॉन कहता है, क्या हम लोग क्रिमिनल्स के साथ मिलकर लड़ेंगे? ये चाहे क्रिमिनल्स है, पर ये यहाँ पर अपनी सजा को कम करवाने आए हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। हमारे पास इस जगह पर हंटर्स की कमी है, तो मुझे उम्मीद है आप समझोगे। और इस मिशन में आपके साथ कैंग भी जाएगा। वो एक भी रैंक हंटर है, और वो इतना ताकतवर तो है ही है कि वो वर्स्ट केस में भी 3 रैंक क्रिमिनल्स को इजिली हैंडल कर सकता है। तब जिन्वू कहता है, मुझे नहीं पता कि ये अच्छा आइडिया है, पर जूही, तुम्हें इस रेड में हमारे साथ नहीं आना चाहिए। पर जिन्वू, तुम्हारा क्या होगा? मैं जा रहा हूं, तो फिर मैं भी जाऊंगी। मैं समझ गया। तब क्रिमिनल्स फ्री होकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर नौकर नहीं है। तब कैंग कहता है, चुप कर जाओ बदतमीज, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने अच्छे से बिहेव नहीं किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तब वो जिन्वू और सॉन्ग के पास आकर कहता है, मैं कैंग हंट एसोसिएशन सर्विस टीम का इंस्पेक्टर, मैं उन्हें संभालूंगा, तो तुम रिलैक्स हो सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि आज की रेड का लीडर कौन होगा? तब सॉन कहता है, जिन्वू, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी?
अगर मैं लीड करूं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब सॉन्ग जिनवू के सामने ने अपना सिर झुकाते हुए कहता है, शुक्रिया, मुझे एक चांस देने के लिए। उस दिन 7 लोग मेरी वजह से मारे गए। मैं वहां पर किसी को नहीं बचा पाया। उस दिन हम सिर्फ 6 लोग ही बचे, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरों के लीडर होने के तौर पर मुझे ये कहने दो कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मिस्टर सॉन, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। तब सोंग किम से कहता है, क्या तुम्हें मेरे लीडर होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब किम कहता है, चलो आगे बढ़े। तब कैंग जिनवू को घोर रहा होता है। तब कैंग से कहता है, तो इस जर की लीड को मैं संभालू हगा। तब कैंग कहता है, तो चलो फिर चले। और तब वो लोग उस डंजो के अंदर जाने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।